जय हिंद दोस्तों। आज 27 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए पुट कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और कल मैंने इस पर चर्चा भी किया था। भारतीय सेना की इंडियन आर्मी की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, भी ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी अभिलाषा बराक या ऑप्शन डी सोनल सिंह। तो सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। दोस्तों, फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हो रही थी और ये समिट समाप्त हो गया है। इसी समिट को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया था और ख़ास करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट हो रही थी दावोस में होता है स्विट्जरलैंड में, उसमें चर्चा के केंद्र भारत रहा है। तो इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरे लिए एलजी का मतलब होगा लोकल गार्जियन सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए एलजी बने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। नाम याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली के ये 22वें गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इससे पहले ये खादी ग्राम उद्योग बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाकी इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। पीएम मोदी की पिछले 8 वर्ष में जो है क्या इम्पोर्टेंट उनका कार्य रहा है, उसी को लेकर के प्रत्येक दिन पेपर में एक टॉपिक चर्चा में रहता है। जैसे आज आर्टिकल 370 के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 370 को जिस तरह से रिमूव किया गया था, मुझे लगता है एक सकारात्मक कदम है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ भी वनडे एग्जाम से के लिए इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। प्रगति मैदान दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जाएगा, जो देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव होगा। ड्रोन को लेकर के सरकार स्पेशल फोकस कर रही है और ख़ास करके आप देख रहे होंगे कि आईटीआई जो कॉलेज होता था उस कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है। मोदी ने तमिल को शाश्वत भाषा बताया। तमिल जो है बेसिकली एक शास्त्रीय भाषा भी है। तो शास्त्रीय भाषा, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को ही माना जाता है। अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 2004 से लेकर के 14 तक। पहला शास्त्रीय भाषा तमिल है जो 2004 में दर्जा दिया गया है। दूसरा संस्कृत है जो 2005 में दर्जा दिया गया है। तीसरा है कन्नड़। कन्नड़ कर्नाटका में बोला जाता है, 2008 में इसे दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा का। चौथा है तेलुगु, जिसे भी 2008 में दर्जा दिया गया है। पांचवा मलयालम है जो 2013 में इसका दर्जा दिया गया और छठा ओडिया है, इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से ये 6 भाषा है जिसे भारत में अभी तक शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया। अब देखिए, शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया जाता है उसका कुछ बैकग्राउंड होता है। पहला होता है कि इसके प्रारंभिक ग्रंथ का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। यानी इन भाषाओं को अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसका मतलब इसमें जो ग्रंथ है वो हमारे 1500 से लेकर के 2000 वर्ष पुराना इसका ग्रंथ है। दूसरा है कि प्राचीन साहित्य या ग्रंथ का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों का एक मूल्यवान विरासत होना चाहिए। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है। इसके बाद भी रूपों में असमानता हो सकती है। तो ये सब कुछ कंडीशन होता है शास्त्रीय भाषा का। नाम याद रख लीजिएगा, 6 के 6 शास्त्रीय भाषा का। और शास्त्रीय भाषा की जब बात चल रही तो शास्त्रीय नृत्य की भी मैं चर्चा कर देता हूँ। अभी तक 8 नृत्य को, 8 डांस को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिया उड़ीसा, सत्रिया असम और मणिपुरी मणिपुर की। तो ये 8 को दर्जा दिया गया है शास्त्रीय नृत्य का। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो ज्ञात होनी चाहिए। कई जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नौसेना ने सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत निदेशक, एक नया पोत का जो शुभारंभ किया है, इसका नाम है निदेशक। याद रख लीजिएगा, निदेशक क्या है, एक नया पोत है जिसका उद्घाटन किया गया है, जिसको पानी में छोड़ा गया है चेन्नई के कुट्टुपल्ली से। विदेशों में कैंपस खोलने के लिए शिक्षण संस्थान उत्साहित। नई शिक्षा नीति को अगर आप देखिएगा तो नई शिक्षा नीति में ये प्रोविज़न किया गया था कि विश्व के 50 जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उसको इजाज़त दिया गया था कि वो इंडिया में आकर के अपना यूनिवर्सिटी खोल सकें। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि अगर हमारे बच्चे जाते हैं मान लीजिए एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए तो काफ़ी पैसा खर्चा होता है उसमें, और ख़ास करके एक अच्छा खासा विदेशी मुद्रा हमारा खर्च होता है और वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को प्राप्त होता है। तो ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट अगर इंडिया में आएंगे तो वो क्या होगा कि इंडियन करेंसी में ही पैसा लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा फॉरेक्स रिजर्व सेव होगा। और दूसरा आपको याद होगा कि हमारा जो यूएई के साथ एग्रीमेंट हुआ था, सिपा जिसे हम कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के साथ हुआ था, तो उस समय में यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से स्पेशल तौर पर रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी आईटी की संस्था दुबई में खोलिए, अबू धाबी में खोलिए, यूएई में खोलिए। तो दोनों ही कंडीशन अभी लगता है कि कार्यान्वित हो रहा है देश में। एक तो भारतीय संस्थान विदेश में जाकर के अपनी कैंपस खोलेगी और दूसरी विदेश की जो टॉप मोस्ट संस्थान है वो इंडिया में आकर के अपना कैंपस खोलेगा। शांति स्थापना में भारत यूएन का तीसरा सबसे बड़ा सहयोगी। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में भारत अपनी महत्ता लगातार साबित कर रहा है, अपना इंपॉर्टेंस लगातार साबित कर रहा है, और इंडियन आर्मी के जवान जो है अफ्रीका के कई सारे देशों में शांति कायम करने में यूएन के फोर्स के रूप में अपनी काम करता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में, चूँकि यूनाइटेड नेशन का अपना कोई फोर्स नहीं होता, अपनी कोई सेना नहीं होती है, तो भारतीय सेना भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में काम करती है। तो इसी संबंध में इंडिया का तीसरा पोजीशन है, पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे नेपाल है और तीसरे नंबर पे भारत है, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में काम करती है। और ऐसा जगह जहाँ पे किसी भी तरह का अलगाववादी घटना चल रही है, आतंकवादी घटना चल रही है, इनस्टेबिलिटी है, उस जगह पे स्टेबिलिटी कायम करने का काम करता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जिसमें भारत की सेना भी शामिल होती है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण सड़क के साथ ही बनाए जाएंगे नाले, पक्की नलियां, पुराने सड़क, ये सारे के सारे जो है ग्रामीण सड़कों के साथ ही बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ष 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब एक योजना लॉन्च किया गया था। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। उस समय इसका उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण सड़क है उस ग्रामीण सड़क को हम इम्प्रूव करें, ग्रामीण सड़क को हम पक्की करें, ऐसा ग्रामीण सड़क को बनाएं जो सभी मौसम के लिए अनुकूल कनेक्टिविटी प्रदान कर सकें। राइट, चाहे कोई भी मौसम हो, ग्रामीण सड़क हो ताकि वो आकर के एनएच वगैरह को जोड़ सके। तो ये बेसिकली उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के साथ 2000 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा पार्ट जो बजट 2018-19 में इसकी घोषणा किया गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तीसरी पार्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं बजट 2018-19 में। लेकिन उसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन कोरोना के कारण जो है ये काम थोड़ा ठंडा पड़ गया। तो अब सरकार फिर फोकस कर रही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो तीसरा चरण है उसको तेजी से क्रियान्वित किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार को दिया जाता है। तो केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार को बेसिकली इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दिया जाता है। गांव का जो सड़क होता है उस सड़क के निर्माण की बेसिकली जिम्मेदारी दिया जाता है। अब इसका जो तीसरा चरण है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण है, इसके तहत 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना थी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। इससे ग्रामीण कृषि बाजार, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल से आवाजाही आदि को सुविधाजनक बनाया जाएगा। यानी गांव में कोई स्कूल है तो उसको जोड़ा जाएगा, कृषि बाजार है तो उसको जोड़ा जाएगा, अस्पताल है तो उसको जोड़ा जाएगा और अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा।
इसमें केंद्र का हिस्सा 80,000 करोड़ का जो बजट था, इसमें केंद्र का हिस्सा 53,000 करोड़ था और राज्य का हिस्सा लगभग 26,000 करोड़ था। इसकी जो अवधि है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो अवधि है, ये अवधि वर्ष 2019-20 से लेकर के वर्ष 2024-25 तक इसको कंप्लीट कर लेना है। और आज का न्यूज़ पढ़िए तो इसमें क्या है कि अब सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लिया जाएगा। सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद क्यों लिया जाएगा? क्योंकि वहाँ पे उस सड़क को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जहाँ पे लोग अधिक आते जाते हैं। तो सबसे पहले उस सड़क का निर्माण किया जाएगा, सैटेलाइट की मदद से देखा जाएगा कि कौन ऐसा सड़क है जहाँ पे लोग अधिक आते जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले रोड बनाया जाए, उसके बाद अन्य जगह पे रोड बनाया जाए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण सड़क के साथ ही बनेंगे, नाला भी ग्रामीण सड़क बनेगा उसके साथ बनेगा और पक्की नालियाँ बनेगा। ये सारा का सारा काम होगा ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो उम्मीद करता हूँ इसका जो बेसिक पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे। ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था और बेसिक इसका उद्देश्य था कनेक्टिविटी को सुधार करना, गांव के स्कूल को जोड़ना, गांव के विद्यालय को जोड़ना, गांव के अस्पताल को जोड़ना और गांव से जो स्टेट हाईवे होती है या नेशनल हाईवे होती है उसको जोड़ने का प्रयास करना। तो ये सब बेसिकली इसका उद्देश्य था। नेशनल अचीवमेंट सर्वे कल आया था पहला न्यूज़, आज भी उससे संबंधित न्यूज़ है। मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल गया ये रिपोर्ट तो मैं रिपोर्ट ही डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहीं से पढ़ लीजिएगा। योगी सरकार ने पेश किया 6.15 लाख करोड़ का बजट। अगर आप यूपी से हैं तो इसको तो पक्का आप लोग पढ़िएगा। 6.15 लाख करोड़ का बजट जो है यूपी सरकार ने पेश किया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मुझे दिखा है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में जिप्सम का भंडार मिला है। जिप्सम का भंडार पे जो अगर आप देखिएगा तो राजस्थान का कहीं के एकाधिकार है, राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम का भंडार मिलता है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में मिला है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जिप्सम का प्रयोग जो है सीमेंट वगैरह बनाने के लिए किया जाता है या अन्य क्षेत्र में भी किया जाता है। तो इससे जो है कई अन्य सारे उद्योग को फायदा होगा अगर इसका भंडार मिला है, और निश्चित तौर पे मिला है अगर इसकी सर्वे किया गया है। अब देखिए भंडार मिलना और उत्खनन करना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, विश्व में सबसे अधिक तेल का भंडार वेनेजुएला में है, लेकिन तेल के उत्पादन में वेनेजुएला का कोई खास स्थान नहीं है। इसलिए भंडार मिलना और उसका उत्खनन होना दोनों में अंतर है। इंडिया में सबसे बड़ा भंडार जो है सोना का मिला है जमुई जिला बिहार में, लेकिन क्या वहाँ पे उत्खनन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन फिर भी ये अच्छा कदम है, एक अच्छी कह सकते हैं न्यूज़ भारत के लोगों के लिए है। 1 जून तक कभी भी केरल पहुंच सकता है मानसून अभी पहुंचने वाला है, केरल पहुंचेगा और 15 जून के आसपास तक ये बिहार और उत्तर प्रदेश वगैरह में इन कर जाता है। तो एक सकारात्मक कदम आप इसको कह सकते हैं। डीआरआई ने ऑपरेशन नमकीन में 52 किलो कोकीन जब्त किया। ईरान से कई सारे वेसल जो आती है, ये काफ़ी दिन से हम लोग भी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और हम लोग सुन भी रहे थे कि ईरान वगैरह से कहीं ना कहीं, देखिए हमारे अगर आप देखिएगा देश देखिएगा, जैसे ये भारत है, तो भारत के जो है इधर इधर अगर आप देखिएगा तो इधर भी ड्रग्स का क्षेत्र है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड 3 देश शामिल हैं। और इधर कहिएगा तो इधर एक अर्धचंद्र क्षेत्र है, गोल्डन अर्धचंद्र क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ये दोनों ही क्षेत्र बेसिकली कोकीन के लिए जाना जाता है। तो ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं कोकीन भारत में आ सकता है, और इसीलिए ऑपरेशन नमकीन की शुरुआत डीआरआई डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है और इसने 52 किलो कोकीन जब्त किया है, राइट। तो ईरान से ये खेप बेसिकली आया था मुद्रा बंदरगाह गुजरात में। दिव्यांग सीमा को भविष्य की यात्रा करने के लिए मिलेगा मदद का दूसरा पैर। ये काफ़ी चर्चा में रही है बच्ची, बिहार के जमुई जिला की है और दिव्यांग है, एक ही पैर से चलती है, इसके लिए दूसरा पैर का इंतजाम किया जाएगा। काफ़ी चर्चा में, तो नाम याद रख लीजिएगा, दिव्यांग सीमा।
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार नहीं है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं एक बार। ये इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लाइमेट चेंज पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एक तो पूछा जाता है कि मौसम परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो मौसम परिवर्तन एक क्षणिक घटना होती है, राइट, मतलब कुछ दिन के बाद मौसम परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी है, कुछ दिन के बाद बारिश हो गया, कुछ दिन के बाद ठंडा आ गया, शाम में कुछ हो गया, तो इसको मौसम परिवर्तन की घटना कह सकते हैं। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन होता है वो लंबे समय का औसत मौसम होता है किसी भी जगह का, तो इसी को कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन की दृष्टि से काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार का परिवर्तन मानव जाति के लिए खतरा है। प्रत्येक 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे मानसून की बारिश 5% बढ़ जाती है और आने वाले वर्षों में भारत में अत्यधिक वर्षा होगी, जिससे आबादी और अर्थव्यवस्था और खाद्य प्रणाली जो है विपरीत रूप से प्रभावित होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर आपको लगता होगा कि बहुत कम है, लेकिन 1 डिग्री टेम्परेचर के कारण बहुत कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि आखिर 1 डिग्री टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है और साथ ही साथ आईपीसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन किया है। देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस के तहत मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, जलवाष्प आता है और कई अन्य सारी चीज़ें आती हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी की सतह पे तापमान को संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि यह परत नहीं होगा तो पृथ्वी का तापमान काफ़ी कम हो जाता। तो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के लिए भले ही आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, उस निश्चित सीमा से जैसे ही ग्रीन हाउस गैस का इमिशन अधिक हुआ, वैसे कंडीशन में पृथ्वी के तापमान को यह काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधि बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, शहरीकरण की समस्या हो रही है। तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन का बेसिकली कारण है। अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखे क्या। उच्चतम तापमान, अभी हीट वेव चल रहा है। आपने सुना होगा कि पिछले 70-80 वर्ष में इतना गर्मी नहीं पड़ा जितना इस बार पड़ा है कुछ दिन, तो उसको हीट वेव कहते हैं। हीट वेव के पीछे जलवायु परिवर्तन कारण है। वर्षा के पैटर्न में प्रभाव आप देखते होंगे, और उच्च तापमान यहाँ इंडिया में ही प्रभाव नहीं है, आप कैलिफोर्निया वगैरह में देखिए, जो जगह ठंडा रहता था वहाँ पे गर्मी पड़ रहा है। यूरोप में देख लीजिए, यूरोप में हमेशा ठंडा रहता था, आज यूरोप में गर्मी पड़ रहा है। तो किसका प्रभाव है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव, वर्षा आप देखे होंगे कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, कभी कभी कुछ वर्षा नहीं होता। तो ये जो वर्षा के पैटर्न में प्रभाव है, ये भी बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस का सबसे जो आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है वो यही है। होता क्या है कि अगर हमारे जो यहाँ पे टेम्परेचर आता है, सूरज की किरण आती है, वो ग्लेशियर पे पड़ती हैं। ये मान लीजिए ग्लेशियर है और ये समुद्र है, तो ग्लेशियर पे जो पड़ेगी, तो ग्लेशियर क्या होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है। जितना टेम्परेचर आएगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि समुद्र जो है पृथ्वी का तापमान जो है मेंटेन रहता है, क्योंकि जितना तापमान आता है, जितना प्रकाश आता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से, जलवायु परिवर्तन से, ग्लेशियर पिघल रहा है और ये समुद्र में जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रकाश यहाँ पे पहले आता था, रिफ्लेक्ट कर देता था, अब उस अपेक्षा में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो इसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा ये देखिए कि पानी के पे अगर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश पड़ता है, समुद्री जल पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या करता है कि वो उसको सोख लेता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तीसरा कारण ये देखिए कि समुद्री जल स्तर बढ़ने से कई सारे द्वीपों के डूबने का खतरा है। ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप हमारा डूब जाएगा, ऐसा माना जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा डूब जाएगा, ऐसा माना जाता है कि कई सारे तटीय देश डूब जाएंगे, केरल का कुछ सारा भाग डूब जाएगा, मालदीव डूब जाएगा। तो विश्व के कई सारे देश डूब जाएंगे अगर टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा। तो कितना बढ़ा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे।
दूसरा है कि टेम्परेचर बढ़ने से, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने से समुद्री जीव वो मर रहा है, मत्स्य मर रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। वन्यजीव प्रजाति का नुकसान हो रहा है। देखिए इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था UNCBD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी में इस बात का चर्चा किया गया था कि पिछले 50 वर्ष में लगभग 50 से 60% जीव नष्ट हो गया। बहुत सारे जीव जो हम लोग देखते थे बचपन में, आज वो नहीं देख रहे हैं हम लोग। जैसे आप याद कीजिए कि उस समय में कितना हम लोग कौवा कितना हम लोग देखते थे, क्या उतना कौवा आज है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से आप देखिए मैना वगैरह भी आज हम लोग कम देख रहे हैं, उस समय में काफ़ी मैना देखते थे। गिद्ध की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो ये सारा का सारा जो है जीव जो नष्ट हुआ, ये तो हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा कई सारे जीव तो हम लोग देखते भी नहीं हैं। तो लगभग 50% से अधिक जीव की प्रजाति नष्ट हो गई है। जीव ही पूरी तरह से नष्ट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। रोगों का प्रसार बढ़ता है और आर्थिक नुकसान होता है। क्या कोरोना पे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट नहीं है? बिल्कुल इम्पैक्ट है। कोरोना भी ग्लोबल वार्मिंग की ही एक देन है। तो इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जंगलों में जिस तरह से आग लग रही है, कई जंगल में, अफ्रीका के जंगल में आग लगी है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है, कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी है, भारत के जंगल में आग लग रही है। जंगलों में आग में लगने का घटना बढ़ा, उसका रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि हीट वेव होता है, जैसे अभी हीट वेव चल रहा है। तो हीट वेव से क्या होता है कि जंगल में आग लगने की संभावना बढ़ती है और जंगल में आग लगता है। तो ये सब का सारा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। 1972 से लेकर के 2019 तक 29% मच्छोई ग्लेशियर सिकुड़ गया। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। मच्छोई ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर में है। स्वीडिश विश्वविद्यालय के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पोषण स्तर कम हो रहा है, राइट। वर्ल्ड WMO की स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 में कहा गया कि भारत में 2020 में $87 बिलियन का जो है नुकसान हुआ है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है कि भारत में ही $87 बिलियन का नुकसान हुआ है 2020 में, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जब इतना बड़ा समस्या है, तो इस समस्या को टैकल करने के लिए क्या अभी तक किया जा रहा है? इस समस्या को टैकल करने के लिए एक संस्था जो हमारे देश में काम कर रही है, विश्व स्तर पे काम कर रही है, वो संस्था है UNFCCC। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से वो वीडियो होगा, या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से वीडियो होगा, उसको देखिएगा आप लोग। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी COP3, इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 3, ये क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था 1997 में, 1997 में। उसमें भी कहीं न कहीं क्लाइमेट को रोकने के लिए बात किया गया था, या जलवायु परिवर्तन को रोकने की बात किया गया था, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करने की बात किया गया था। पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, जो अभी तक लागू नहीं हुआ, तो इसमें भी बात किया गया था। इस बार हमारे PM जो है 2021 में, आपको याद होगा कि ग्लासगो गए थे COP26 का सम्मेलन में, उसमें भी इसकी चर्चा किया गया था। लेकिन जो देश अपेक्षित कदम उठाना चाहिए था, वो अपेक्षित कदम नहीं उठा रहे हैं, और अपेक्षित कदम नहीं उठा रहे हैं तो इसमें नुकसान क्या होगा आप देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस का क्या नुकसान हो सकता है, इसके लिए UNFCCC ने IPCC को कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि ग्रीन हाउस गैस का क्या नुकसान हो सकता है। IPCC ने 2021 में अपनी रिपोर्ट में कहा, 2019 में भी अपना रिपोर्ट दिया था, 21 में भी अपना रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में कहा कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में चीन करता है 28%, अमेरिका करता है 15%, इंडिया 7% करता है और रूस 5% करता है। 20वीं सदी में 0.8 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। अभी तक जो है 20वीं शताब्दी में ही 0.8 डिग्री तापमान बढ़ चुका है, जिसमें 0.6 डिग्री तापमान पिछले अंतिम 3 दशक में बढ़ा है। लेकिन 90 से लेकर 2020 तक मान लीजिए तो 0.8 डिग्री टेम्परेचर जो है 20वीं शताब्दी में बढ़ा है टोटल, जिसमें 0.6 डिग्री टेम्परेचर पिछले 3 दशक में बढ़ा। 1970 से लेकर के 2000 तक मान लीजिए आप, 1970 से लेकर के 2000 तक 0.6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, जो काफ़ी खतरनाक कंडीशन है। इन्होंने यह भी कहा कि चक्रवात की दर में 80% की वृद्धि हुई है
2001 से लेकर के 19 तक में। इन्होंने यह भी कहा है कि 2030 से लेकर के 40 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार कर जाएगा, और अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार कर जाता है तो आर्कटिक और अंटार्कटिका का बर्फ तेजी से पिघल रहा है, उससे कई सारे देश में द्वीप डूब जाएंगे, कई सारे द्वीप विश्व के डूब जाएंगे। पिछले 60 वर्षों में अलास्का का तापमान 3 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो चुका है, और साइबेरिया का लेप्टेप सागर जो है वर्फ मुक्त हो चुका है। तो ये सब बातें इन्होंने कही हैं अपनी रिपोर्ट में। अब देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, दोस्तों पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था, यद्यपि ये लागू नहीं हुआ अभी तक, लेकिन इसमें ये कमिटमेंट किया गया था कि हमें किसी भी कंडीशन में पूर्व औद्योगिक काल से लेकर के वर्तमान तक धरती के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना, और कोशिश करना है कि ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना बढ़े। तो 2 डिग्री का टारगेट लिया गया था, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अभी कहा गया कि इससे अधिक नहीं बढ़े। आप देखिए, पूर्व औद्योगिक काल कब है, मतलब आप मान लीजिए 17वीं शताब्दी के आसपास औद्योगिक काल की शुरुआत होती है, ठीक है, 1600 ईस्वी के आसपास। उस समय से लेकर के अभी तक टेम्परेचर जो है हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ना चाहिए था, ये इसका कमिटमेंट किया गया था पेरिस समझौता में। लेकिन पिछले 100 वर्ष में ही, यानी 20वीं शताब्दी में ही 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है। इस बात की आशंका है और ऐसा माना जा रहा है, कई सारे रिपोर्ट इस बात का दावा करता है कि अभी तक टेम्परेचर पूर्व औद्योगिक काल से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। और पेरिस में ही इस बात की भी चर्चा किया गया था कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाएगा तो कितना बड़ा, आप सोचिए, आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना विश्व को नुकसान होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते मानव जाति को इतना नुकसान होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण एक कोरोना वायरस आया, पूरे विश्व को तबाह कर दिया। आप सोचिए टेम्परेचर और बढ़ेगा तो क्या होगा पूरे विश्व का। खाद्यान्न की समस्या लिटरली क्रिएट हो जाएगी, कई सारे द्वीप डूब जाएंगे, भारत के कई सारा पार्ट डूब जाएगा, विश्व का कई सारा देश डूब जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो समस्या है, ये समस्या एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पे करना चाहिए। किसी एक देश के इसके समाधान करने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वैश्विक समाधान इसका कीजिए, सभी देश मिलकर बातचीत कीजिए। और दिक्कत ये है कि अभी लोग बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं, विश्व के देश अभी बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो विश्व का ध्यान उस पर है, ग्लोबल वार्मिंग पे किसी का ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस समस्या को प्रमुखता देनी चाहिए और ये समस्या पे आप लोग भी जितना हो सके स्टडी जरूर कीजिएगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का पे निवेश अधिक करना चाहिए। रेन्यूएबल एनर्जी पे देखते होंगे आप, अभी सरकार क्यों फोकस कर रही है, आज ही क्यों फोकस कर रही है, आज से 20 साल पहले क्यों नहीं फोकस कर रही थी? क्या सोलर एनर्जी उस समय क्रिएट नहीं हो सकता था? क्या सोलर एनर्जी आज ही क्रिएट हो सकता है? तो उसका भी रीजन कहीं ना कहीं ये है, ग्लोबल वार्मिंग। उसका भी रीजन है कि विश्व के देशों को झुकना पड़ा है कि अब हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना होगा। कोयला से एनर्जी पे हम बहुत दिन तक नहीं टिक सकते हैं। जागरूकता को बढ़ाना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सफल बनाना होगा। तो ये सब बेसिक काम करना होगा, तभी जाकर के हम विश्व को बचा सकते हैं। लिटरली विश्व खतरे में है, राइट, लिटरली वर्ल्ड खतरा में है। पब्लिक स्टॉक से भारत को मिल सकता है अनाज निर्यात की मंजूरी। एक बार इसको देख लीजिएगा, देखिए बहुत इस पर चर्चा हो रहा है गेहूं को लेकर के। भारत ने कल भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम विश्व में 1% से भी कम गेहूं का निर्यात करते हैं, और जो लोग गेहूं का निर्यात करता है वो लोग खामोश हैं, राइट। हम 1% सिर्फ निर्यात करते हैं, जो 99% करता है वो निर्यात करें ना भाई। हम 1% निर्यात करके क्या कर लेंगे पूरे विश्व में? और सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत में भी इस तरह की समस्या हुआ था 2003-4 में। भारत में इस तरह की समस्या हुआ था, खाद्यान्न की समस्या हुआ था कि भारत ने एक्सेस गेहूं को निर्यात कर दिया था और उसके बाद फिर विश्व से हमें आयात करना पड़ा था। केंद्र ने बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की डिजिटीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाई है। देखिए, प्रतिबंध हटाए पश्चिमी देश रूस खाद्यान्न संकट को सुलझाने के लिए तैयार। रूस का कहना है कि आप हम पे प्रतिबंध हटा दीजिए, जो वैश्विक खाद्यान्न के संकट उत्पन्न हुआ है हम उसको सुलझा सकते हैं, हम गेहूं का निर्यात कर सकते हैं, ये रूस का कहना है। इसके लिए सवाल ये होता है कि आप हम पे जो प्रतिबंध लगाए हैं, हम पे जो सैंक्शन लगाए हैं, उस सैंक्शन को हटाइए, रूस का कहना है।
चलिए दोस्तों, इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे, आज के क्वेश्चन पे। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी की पहली लड़ाकू महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अभिलाषा बराक। हरियाणा जिले के हैं अभिलाषा बराक। और भारत की सेना जो है, इंडियन आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।